हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आप लोगों का यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या जिसे आप मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। देन हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है रेजोनेंस, या फिर आप लिखें उसे रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस या हम इसे कहेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चंस भी मैंने सारे करा दिए हैं। और अब यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट करनी है। इसमें भी 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट है ही। इसका एक आध लेक्चर मिसिंग था, तो ये थोड़ा सा कंप्लीट करना रह गया था। तो चलिए देखते हैं रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो होता क्या है कि यहां पे हमें समझना होगा सबसे पहले किसे, कॉन्जुगेशन को। रेजोनेंस समझने से पहले आपको समझना चाहिए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन 2 टाइप के होंगे, 1 और 2। आगे समझ में। तो पहला कॉन्जुगेशन होता है जब आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा पैटर्न नजर आए, तो आप बोलेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। इसका मीनिंग क्या होगा सर कॉन्जुगेशन में? इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड अपनी लोकेशन फिक्स नहीं रख सकते, चेंज कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, तो आप बोलेंगे डबल बॉन्ड क्या है, डीलोकलाइज्ड। एग्जांपल, जैसे बेंजीन में डबल बॉन्ड कोई ऐसे लगाता है, फिर हम बोलते हैं कि बेंजीन में डबल बॉन्ड ऐसे भी लगाए जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि डबल बॉन्ड लोकेशन फिक्स नहीं है, तो ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहलाते हैं। इसलिए आप लास्ट में बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि डबल बॉन्ड घूम रहे हैं, या सर्कल बना के दिखा देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर आप कहेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो डीलोकलाइज्ड है, या आप कहें कि वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल, यानी कि कॉन्जुगेशन में है, घूम सकते हैं। अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, फिर CH एंड डबल बॉन्ड CH2, क्या यहाँ कॉन्जुगेशन है? आंसर इज नो। डबल सिंगल सिंगल फिर डबल आ रहा है। क्लियर हुआ? पहचान लोगे कॉन्जुगेशन। दूसरा तरीका, लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो कोई, या फिर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो, नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे लोन पेयर नजर आता है, नेगेटिव चार्ज नजर आता है, या पॉजिटिव चार्ज नजर आता है, तो आप बोलेंगे वो नेगेटिव, वो लोन पेयर, वो पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि कॉन्जुगेशन में है, अपनी लोकेशन फिक्स नहीं रख रहा है। एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये OCH3, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर को देखो, ये लोन पेयर वाला ही बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट पे क्या डबल बॉन्ड लगाया है? बिल्कुल लगाया है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, तो इसके नेक्स्ट वाले एटम पे लोन पेयर है। तो आप बोलेंगे ये लोन पेयर फिक्स नहीं है, ये घूम सकते हैं। किसके साथ? पाई के साथ घूम सकते हैं, पाई बॉन्ड के साथ। तो आप बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है। ऐसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 नेगेटिव भी कहीं लगा होता है, उसका मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बात तो वही है, लोन पेयर जैसा ही है। ये भी आपके क्या है, डीलोकलाइज्ड हैं। क्लियर हुआ? तो सवाल डीलोकलाइज करके भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इसलिए मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं बार बार। पॉजिटिव चार्ज की कहानी भी यही है, अगर वो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे प्रेजेंट है तो वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। क्या यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा? डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज यहां पर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होने वाला है। अगर ये कुछ ऐसा होता तब आप मना करते कि नहीं सर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर हुआ? आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जब आप कॉन्जुगेशन देखना समझ लेते हैं तो आप समझ पाते हैं रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए उस पर चलते हैं। अब रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट,
या फिर हम उसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अब कब इसे कहा जाता है एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर, चलो बना के दिखाते हैं, फिर अगर मगर फिर करेंगे। बना के दिखा रहा हूं, आपने अगर नहीं आते हैं, बिल्कुल ही खराब है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है, बनाने नहीं आते हैं तो बनाने नहीं सीखने हैं, फिर आपने लोकेशंस नोटिस करनी है कि क्या होगा, पहचानने सीखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बेंजीन के ऊपर OH है, इसे हाल फिलहाल तो क्या कहा जाता है, फिनॉल कहा जाता है। पहले आप चेक करो क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है सर, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे है। तो ये लोन पेयर आएंगे नीचे, तो एक बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों से। जब एक बॉन्ड टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन गायब होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर रहे हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नीचे, यहाँ बॉन्ड बनने वाला है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, एक टूटेगा, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकते हो, तो ऊपर से आएंगे तो नीचे से चले जाएंगे। O ने डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन ने गेन कर लिए तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या ये नेगेटिव इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, क्या ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है, जी हाँ, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे है, तो ये नीचे आएगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये कॉर्नर पे चले जाएगा। तो इस लिहाज से यहाँ पर OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। फिर आप इसे और आगे बढ़ाएं, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये आपका कॉर्नर पे चले जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ नेगेटिव। मैंने पहले ही बोल दिया है, अगर तुम्हें नहीं आते हैं बनाने, तुम्हें सीखने नहीं है, देख लो बस। लास्ट ये नीचे आएगा, ये वापस ऊपर, ठीक है। तो लास्ट वाले को भी काउंट किया जाएगा, क्योंकि पहले वाले और लास्ट वाले में डिफरेंस तो है, यहाँ डबल बॉन्ड के पैटर्न अलग है, यहाँ अलग है। तो फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, 5। तो यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, आपको तो बता दोगे, ठीक है। अब देखें क्या है, कोई भी ग्रुप लगाओ, कोई भी ग्रुप, एनी ग्रुप, उसकी नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, उसकी नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है मेटा, और उसकी नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है पैरा। ये भी नेक्स्ट है उसके, तो ये ऑर्थो, और ऑर्थो के नेक्स्ट मेटा। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आपको ग्रुप यहां लगा के दे देता हूं, तो आप कहोगे ग्रुप के नेक्स्ट ऑर्थो, तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये भी ऑर्थो, ये वाला मेटा, ये वाला मेटा, यहाँ पैरा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें आप, और इसमें मुझे बताएं कि आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ नजर आ रहा है बेंजीन रिंग में। तो आप बोलेंगे सर ये ग्रुप है, ये नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, तो हमें नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पैरा पोजीशन में, अगेन ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई। अब देखो, बेंजीन रिंग को ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट। अब मान लीजिए अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते इलेक्ट्रॉन, तो बोलते माइनस एम। क्लियर हुआ। तो अगर कोई बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो दिखाता है प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं उनके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसे चार्ज डेवलप होते हैं, नेगेटिव। इतना याद रखना है बस। क्यों याद रखना है वो अब हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले तुम पहचानना सीखो, 1-2 एग्जाम्पल और। बेंजीन के ऊपर NH2 है, लोन पेयर आपको परोस के नहीं दिए जाएंगे, आपको तो नाम बताया जाएगा, ठीक है। एनिलीन, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, तो बताइए नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं। ये हिसाब लगाना बहुत इजी है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लास्ट में 5 होते हैं, 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो बच गए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर है। अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है तो वो बेंजीन रिंग को दे सकता है, तो फिर कहानी वही चलेगी। दूसरा एग्जांपल, अगर बेंजीन के ऊपर है OCH3, अगेन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बेंजीन को दे सकता है। तो ये सभी आपके कैसे इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। इस वाले में बताओ, बेंजीन के ऊपर CH2OH, क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, नहीं है। कार्बन पे तो कोई लोन पेयर होते नहीं है, तो कार्बन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो यहां पर आपका प्लस एम काम नहीं कर रहा है, यहां काम कर रहा है और यहां काम कर रहा है। आई होप आप लोग पहचान लेंगे, आगे के ऑर्गेनिक चैप्टर्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती रहेगी, राइट। तो क्या लिखना है, लिखना चाहो लिख लो।
बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर हो, ठीक है। लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट ऑन द एटम विच इज अटैच्ड विथ बेंजीन, ठीक है। हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख लो। तो जैसे भी है समझ लेना, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है तो वो प्लस मेसोमेरिक दिखाएगा, प्लस मेसोमेरिक दिखाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएंगे। अब एप्लीकेशन क्या है इसका? अब अगर आपको पता चल गया है कि ये ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव बनाते हैं, तो मान लीजिए कल के दिन हम कोई रिएक्शन करते हैं और हम इलेक्ट्रोफाइल लेकर आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अगर इनके पास वो आएंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे? सर ऑर्थो और पैरा। इसीलिए जो मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस वाला दिखाते हैं उन कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड। सवाल होता है, ये एग्जांपल दे देंगे विच वन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। या आपको कोई रिएक्शन बोलेंगे, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सारी कैसी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो मैं पूछूंगा कि बेटा मेरे पास एनिलीन है, एनिलीन को इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो कहाँ रखेगा? आप बोलोगे सर ऑर्थो और पैरा पे। मैं पूछूंगा ये कहाँ रखेगा, ठीक है। इसको छोड़ो, तो अलग एग्जांपल है भी। जो मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा होगा, माइनस एम दिखा रहा होगा, वो कहाँ रखेगा? वो मेटा पे रखेगा। देख लेते हैं अभी। तो अब आते हैं नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में। इसका रिवर्स है वो माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा? जब बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर ना हो और उनके पास कोई डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट हो। क्या ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में? जी हाँ, डबल, सिंगल, डबल चल रहा है ना कॉन्जुगेशन। अब बात यह है कि नीचे इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऊपर को जाएंगे। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन अपने साइड खींचेगा, कार्बन बेंजीन से खींच लेगा। एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन ने गेन करे, नेगेटिव बन जाएगा। यहां से बॉन्ड चले गए हैं तो यहाँ पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। अब क्या नजर आ रहा है तुम्हें कि सर ऑर्थो पोजीशन पे इस बार कैसा चार्ज बन गया है? पॉजिटिव बन गया है। ऐसे ही कहां बनेगा? और शिफ्ट करो, पैरा पे आ जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूं, बनाने नहीं सीखने हैं, कभी खेल में लगे रहो कि नहीं सीखेंगे, ठीक है। बस ऐसे पहचान लो। तो पॉजिटिव, फिर अगेन एक और ऑर्थो पे आ गया, फिर लास्ट में सी और ये O नेगेटिव और ये H, फिर एक लास्ट स्ट्रक्चर। वापस कर दो इसको तो ये पहले जैसा बन जाएगा, बस रोटेशन बदल जाएगी बॉन्ड की, ये वापस डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब सबके 5 स्ट्रक्चर ही बनेंगे जितने भी बनाओगे। तो यहां से क्या नजर आता है कि अगर कोई माइनस एम लगा रहा, बेंजीन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा डायरेक्टिंग होता है? वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता है। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास ये कंपाउंड है और कोई आता है तुमसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तुम यहां बैठाओगे क्या उसे? यहां तो तुम्हारे पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम यहां बैठाओगे क्या? यहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम कहां बैठा सकते हो? फिर तुम वहां बैठा सकते हो जहां पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। और वो कौन सी लोकेशन बचती है? मेटा लोकेशन। तो इसलिए इनको कहा जाता है मेटा डायरेक्टिंग। सवाल समझ में आ गया? पहला सवाल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे, दूसरा सवाल विच वन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग या विच वन इज मेटा डायरेक्टिंग। तीसरा सवाल, कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, रिएक्शन होगी कोई, तो उसमें पूछेगा कि भाई ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं या फिर मेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आई होप आप लोग उसको पहचान पाएंगे। मैंने सिंपल तरीका बता दिया है। बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर लगा है तो वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब प्लस एम, मतलब ऑर्थो और पैरा। अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, उस पर आते हैं आपके कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं साइड में, तो वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो तुम कहोगे वो दिखा रहा है सर माइनस एम। तो आगे जाके जब चैप्टर्स चलेंगे तो वहां प्लस एम माइनस एम लग रहे होंगे, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता होने चाहिए, टाइम बहुत कम है अब। तो बेंजीन के ऊपर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, क्या बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर है? नहीं है, तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर NO2, नॉर्मली एन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन सारे यूज कर दिए, तो ये भी खींचेगा ऊपर। ऐसे ही बेंजीन के ऊपर COH, COOH, बहुत इजी है यार पहचानना, बस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पहचानना तो इजी है, मैं तो पहचानने के लिए कह रहा हूँ। तो सारे ही कैसे हैं आपके? मेटा डायरेक्टिंग है, कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पे लगाएंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन ब्लॉक है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियर हुआ? तो इसी को कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अगला टॉपिक है हमारा हाइपर
कॉन्जुगेशन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर इसे कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसे कहा जाएगा बाकर एंड नाथन इफेक्ट, बेकर एंड नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो तीन नाम है इसके, दो नाम तो इंपॉर्टेंट है। नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी पूछा जाता है कि इसमें से नो बॉन्ड रेजोनेंस किसे कहेंगे, इंडक्टिव को बोलेंगे, मेसोमेरिक को बोलेंगे, या हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक को बोलेंगे। तो क्या होता है समझते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली किन के लिए होता है, पहले तो फॉर एल्कीन्स या फिर कार्बोकैटायंस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। कार्बोकैटायंस भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, उस कार्बन पे लगे हुए H क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। एग्जांपल ओके, तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल के लिए हमें ढूंढना है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, और हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा होता है। यहां पर आपको अल्फा पे कितने H नजर आ रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको 3। तो इसके तीन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही आपके पास एक एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, और ये अल्फा, कितने अल्फा हो गए, कितने अल्फा H हैं, तो यहाँ पे 6 अल्फा H हैं। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाली। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज्यादा एल्कीन आपकी स्टेबल होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3, तो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये वाली एल्कीन क्या है आपकी, बहुत ज्यादा स्टेबल होगी। तो पहचानना इजी है। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें रिंग स्ट्रक्चर हो। जैसे ये डबल बॉन्ड लगा दिया, उस डबल बॉन्ड के बाद यहां हमने लगाया है CH3, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन मार्क करो, ये आपके फंक्शनल ग्रुप हो गए। फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या हो गया, अल्फा। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा। यहाँ पे कितने H होंगे, कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं अभी तुम्हें इस कार्बन के, 1 2 3, तो एक कौन छुपा होगा, H, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं कार्बन के, 2 क्या आ जाएंगे H, तो कितने अल्फा H हो गए, 3 अल्फा H हो गए। तो इस तरीके से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। आपने बस अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। कार्बोकैटायन में भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि उसमें इतनी जरूरत नहीं होती है, उसका आंसर इंडक्टिव इफेक्ट से भी वही आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्बोकैटायन है ये वाला, और एक कार्बोकैटायन है ये आपके पास, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, जो बताए उसके बारे में। तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव के चक्कर में तो उसका नाम ये है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप ये हो गया कार्बोकैटायन, उसके नेक्स्ट कार्बन अल्फा, ये अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 आ गए, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 3, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हुआ। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में आपने कैलकुलेट करने होते हैं क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो एल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। अब बात यह है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा गया, बनेंगे कैसे। अभी तो मैंने पहचानना सिखाया कि कौन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है और कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बनते कैसे हैं वो एक एग्जांपल देखना है। अगेन कहीं तुम्हें बना के नहीं आने हैं, कोई एग्जांपल बना हुआ दे दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको पहचानना आना चाहिए। सॉरी, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 और ये रहा C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे हम हर टॉपिक में लिखते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, जो हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा एंड पाई।
सिग्मा भी टूटेगा और पाई भी टूटेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड यहां आएगा और ये टूट जाएगा, तो इसके बाद बनेगा H C H, यहां से H चला गया, डबल बॉन्ड CH, और इस CH2 पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो H पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब यही प्रोसीजर आप और एटम्स के साथ भी कर सकते हो। अब ये वाला H नहीं तोड़ना है, ये वाला तोड़ देते हैं। अगर आप ये वाला H ब्रेक करोगे तो आपको यहां तो बॉन्ड नजर आएगा लेकिन यहां नजर नहीं आएगा, तो उसके बाद जो है फिर आपके पास ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसे ही तीसरी पॉसिबिलिटी यहां होगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि H घूम रहे हैं और बिना बॉन्ड के घूम रहे हैं। कार्बन और H के बीच में कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बना के कहीं नहीं आना है, आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीखो। उसके बाद ये ध्यान रखो कि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी के बारे में हम जानते हैं और इसी से हम निकाल लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में और क्लैथरेट्स और इंक्लूजन कंपाउंड्स।